स्टेनली वॉलफर्ड की किताब जिना ऑफ पाकिस्तान का आगाज मादूद चंद रहनुमा ही जिन्होंने तारीख का दहाना बदला, कहीं कम जिन्होंने दुनिया का नक्शा तब्दील किया, एक भी नहीं जिसने कौम बनाई हो, जबकि इकलौता जिना जिसने तीनों काम कर डाले। मजीद 1903 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो दादा भाई फिरोज शाह गोखले और तिलक की मौजूदगी में फलक झपकते फ्रंट लाइन लीडर बन गया। गैर मामूली शख्स ने मायूस कांग्रेस को यकीन दिलाया कि आजादी का ख्वाब सच साबित होगा। वतन अजीज गंभीर बहरान की लपेट में जब भी जहादीन बेजार कायद आजम बारे हर्जा सराय में मुलविस, वहां दीनदार अनोखी कुछ बहसी शुरू कर देते थे। शुर हजरात, जरूरी ऐलान, गैर अहम अमीन गंडापुर के बतौर वजीर आला बयानात नजरअंदाज करना मुजरिमाना फेल होगा। मिश्तरी होशियार बाश, बिलाशुबा गंडापुर बैक वक्त स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के जेर इस्तेमाल है। ऐसे बयानात में ज्यादा रवानी है जो दोनों के बारे में हो। बिलाशुबा इमरान खान रियासत में मार्शल लॉ की राह हमवार कर रहे हैं। क्या स्टैब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है? अमीन गंडापुर के बयानात तो ऐसे ही अजाइम आश्कार कर रहे हैं। बयानात ने मुझे लर्जा बरामदाम कर रखा है। जागते रहना, कड़ा वक्त आया चाहता है जब भी मुमलकते जांबर गंदे करतूत हमारे अपने कायदे आजम जेर बहस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पेशगोइयां मार्केट में आ जाती हैं। हिंदुस्तानी उलमा का गुस्सा समझ में कि उनकी मौजूदगी में मुसलमानों के मर्जा खलाइक अजीम कायद बन चुके थे। मुआसराना चश्मिक उलमाए देवबंद का खासा रही, जबकि मौलाना आजाद शायद हसद का शिकार थे। अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में रकम दराज गांधी ने 1944 में जिना के मुतालबात तस्लीम करके 1921 से सियासी माजूल गैर अहम लीडर को बहाल कर डाला। मौलाना की प्रकाशी 1944 में अजीम कायद को गैर अहम करार दे रहे हैं। कायद आजम की सियासत के तीनों अदवार 1903 था 1921, 1921 था 1934, 1934 था 1948, तीसरे दौर का जिक्र पहले। इलेक्शन 1936 था 1937 में मुस्लिम लीग बुरी तरह शिकस्त खा गई, कांग्रेस छा गई। 1937-38 में कायद आजम ने गांधी को कई खतूत अरसाल किए कि हुसूल आज़ादी के लिए मुश्तरका जदोजहद का लायामल बनाएं। जिना के खतूत पर गांधी का मुतकबराना मशवरा कि आप अबुल कलाम आजाद से मामला तय करें, पहिया उल्टा घूमता है। 6 मई 1944 को गांधी जेल से जब रिहा हुआ तो कायद आजम की मकबूलियत 7वें आसमान पर थी। जेल से निकलते ही कायद आजम को खत लिखा कि मैंने कैद में आपसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। रिहाई के बाद फौरन इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। जब और जहां आप मिलना पसंद फरमाए मैं वहां जाऊंगा। कायद आजम बवजह बीमारी चंद माह से श्रीनगर कश्मीर में मुकीम थे। फौरन जवाब दिया कि जैसे ही बम्बई वापस आऊंगा आपको मदद करने पर मुझे खुशी होगी। कायद आजम बम्बई पहुंचे तो 9 सितंबर को गांधी से मुलाकात तय हो गई। अगले 3 हफ्तों में कई मुलाकातें और खतूत के तबादले हुए। 24 सितंबर के खत में गांधी जी ने तकसीम हिंद और 2 खुद मुख्तार रियासतों के क्याम पर 4 नकाती तजावीज दी। शुमाल मगरबी इलाका NWFP, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत अजला और बंगाल व असम को इंडिया से अलहदा कर दिया जाएगा। 2. कांग्रेस और लीग का मुश्तरका कमीशन जोग्राफियाई हदूद का तयन करेगा। 3. 2 रियासतों का क्याम अंग्रेज से आज़ादी हासिल करने के फौरन बाद होगा। 4. अलहदगी के दस्तावेज पर दस्तखत करते वक्त खारजा, दिफा, मवासलात, कस्टम, तजारत, इक्तसादियात पर मुश्तरका लायामल बनाया जाएगा। कायद आजम ने गांधी की तजवीज़ 3 को मुस्तरद कर दिया। 2 खुद मुख्तार रियासतों का क्याम हर सूरत आज़ादी से पहले होगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जब इंडिया पहुंचा तो कायद आजम ने मनोवन उनका प्लान कबूल कर लिया। प्लान भी कमोबेश गांधी तजावीज़ से मिलता जुलता था। 2 बातें मुस्तहकम, गांधी और अंग्रेज भांप चुके थे। तकसीम हिंद के बगैर चारा नहीं, मगर काट छांट अपनी मर्जी की। कायद आजम इंतहाई पुरअमन और दोस्ताना माहौल में 2 रियासती फार्मूला पहले नाफिज करना चाहते थे। 1903 में अजीम लीडर ने अपनी सियासत का आगाज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किया। कांग्रेस की आदत अजीम लीडर दादा भाई के पास, जबकि फिरोज शाह और गोखले जैसे जहां दीदा लीडर सफ़े अव्वल में शामिल थे। सबकी सोच हिंदू मुस्लिम यूनिटी से जुड़ी थी। यही वजह कि कायद आजम आनन फानन सफ़े अव्वल के लीडर बन गए। मुस्लिम यूनिटी को कांग्रेस का आईन अव्वल बनाया। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। 1916 में मुसलमानों के हुकूक पर
14 نکاتی تجاویز پر دونوں پارٹیوں سے لکھنؤ پیکٹ سائن کرایا۔ لکھنؤ پیکٹ تا کیبنٹ مشن پلان تک کا سفر۔ مجال ہے مسلمانوں کے حقوق سے کہیں انحراف نظر آئے۔ ہندوستان میں بٹوارے کا بیج تبھی بو دیا گیا تھا جب 1905 میں لارڈ کرزن نے مذہب کی بنیاد پر بنگال کے دو حصے صوبہ مغربی بنگال اور صوبہ مشرقی بنگال و آسام بنا ڈالا۔ بنیادی طور پر انگریز نے تقسیم بنگال بطور ہتھ کنڈہ ہندو مسلم کشیدگی بڑھانے کے لیے ہی تو کی تھی۔ قائد اعظم یکسوئی سے مذہبی جذبات بھڑکائے بغیر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ 9 جنوری 1915 کو جب گاندھی ساؤتھ افریقہ سے واپس بمبئی ہندوستان پہنچے تو استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ محمد علی جناح ہی تھے۔ باوجود 1909 میں سوراج کتاب لکھ چکے تھے جس میں مذہب کا پرچار کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پہلے دن سے مذہبی ٹچ کو سیاست کا حصہ بنایا، کانگریس پر ہندو چھاپ لگائی، جبکہ قائد ایسی سیاست کو انڈیا کے لیے زہر قاتل سمجھتے تھے۔ گاندھی کی تحریک ستیاگرہ پر جناح نے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی کہ ملک میں انارکی کا خدشہ تھا۔ عظیم قائد کی سیاسی فکر، سوچ، طریقہ کار اور لائے عمل میں کہیں دوغلا پن نہیں تھا۔ جناح کی 45 سالہ سیاسی زندگی منافقت، دھوکہ دہی، لالچ و تشہیر سے پاک، دیانت، صداقت، اصول پرستی، صراحت، یکسوئی، یقین، ایمان کا مجسم نمونہ تھی۔ ساری زندگی اپنی کسی بات کی وضاحت کی، نہ تردید کی۔ سیاست میں کبھی معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنایا۔ زندگی میں ایک ہی موقف اپنایا اور بالآخر اسے ہی پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سطحی دانشور افراتفری کا فائدہ اٹھا کر جو تاریخ مرتب کر رہے تھے، قائد اعظم کی شخصیت مسخ کر رہے۔ ایسا لکھا کہ ردی کی ٹوکری کا حصہ بن گیا۔ بلا شبہ 20ویں صدی نے کئی غیر معمولی نامور سیاستدان دیے۔ لینن، اتاتورک، ہیل سلاسی، چرچل، ڈگال، گاندھی، نہرو، نیلسن منڈیلا وغیرہ سب آل ٹائم گریٹ سیاستدان تھے۔ دیانتداری سے موازنہ کرتا ہوں تو قائد اعظم سب سے بلند۔ اسٹینلے والفورڈ کا اعترافی بیان بھی یہی ہے۔ تقسیم ہند کا المیہ کہ کشت و خون ہوا اور پہلے دن سے ہی ایک دشمن گھات میں ملا۔ اس میں قائد اعظم بری الذمہ ہے۔ پاکستان کو 75 سال سے جس طرح ہم نے باجماعت مضروب رکھا، کیا ہمارے سیاہ کرتوتوں کے ذمہ دار قائد اعظم ہیں؟ جو بیج 73 سال سے جانفشانی سے بار بار بیجے تیار فصل ہی تو بار بار کاٹ رہے ہیں۔ اے عظیم قائد، ہم شرمندہ ہیں۔ یہ بے نور جرائم پیشہ لوگ آپ جیسے قائد کے ہرگز لائق نہیں تھے۔